देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, झारखंड कांस्टेबल का एक नया वैकेंसी आया है जिसको आज से अप्लाई करने का डेट है, मतलब 22 जनवरी से आपसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के पूरा डिटेल के बारे में जानकारी लेंगे। तो पूरा डिटेल के बारे में बात करेंगे कि इसका जो प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल टेस्ट जो हमारा क्या होगा उसका, फिर हमारा पूरा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, बाकी सब हम सिलेबस से लेकर जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस सबके बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो के, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर जिला वाइज इसका हम देख लेते हैं वैकेंसी कितना है। तो देखिए, अगर हम रांची की बात करें तो रांची में हमारा टोटल 76 वैकेंसी है। जो हमारा बैकलॉग वैकेंसी है इसमें एक भी नहीं है। बैकलॉग मतलब कह सकते हैं पीछे का, जो मतलब जो पीछे वैकेंसी आना था वो नहीं आया, इस ईयर में दिया गया है, उसको हम बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं। मतलब पीछे वाला जो सीट है, पिछले ईयर का जो सीट है वो इसमें जोड़ दिया है, उसको हम बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं। देखिए, खुट्टी जो है, खुट्टी में हमारा रेगुलर वैकेंसी 86 को है और बैकलॉग में 27 को है। अगर हम सिमडेगा में देखते हैं तो रेगुलर में 103 को है और हमारा बैकलॉग में एक भी नहीं है। अगर हम गुमला में देखते हैं तो रेगुलर वैकेंसी 12 को है और बैकलॉग में 51 को है। अगर हम हजारीबाग में देखते हैं तो 212 है रेगुलर में और 146 है हमारा बैकलॉग में। अगर हम कोडरमा में देखते हैं तो कोडरमा में हमारा रेगुलर वैकेंसी 42 को है और बैकलॉग में 17 को है। अगर हम चतरा में देखते हैं तो चतरा में हमारा टोटल रेगुलर में 50 को है और बैकलॉग में 127 को है। अगर हम गिरिडीह में देखते हैं तो गिरिडीह में हमारा रेगुलर वैकेंसी 452 है और हमारा बैकलॉग एक भी नहीं है। अगर हम रामगढ़ में देखते हैं तो रामगढ़ में हमारा रेगुलर वैकेंसी 200 है और हमारा बैकलॉग एक भी नहीं है। अगर हम बोकारो में देखते हैं तो बोकारो में हमारा रेगुलर वैकेंसी कितना है, 36 है और हमारा बैकलॉग एक भी नहीं है। अब देखिए, धनबाद में हमारा रेगुलर वैकेंसी 337 है और बैकलॉग में एक भी नहीं है। अगर हम पलामू देखते हैं तो पलामू में टोटल 44 को है रेगुलर में और बैकलॉग में 148 को है। अगर हम लातेहार में देखते हैं तो लातेहार में कितना है, हमारा रेगुलर में 112 को है और बैकलॉग में 50 को है। अगर दुमका में देखते हैं तो दुमका में हमारा 164 को है और हमारा बैकलॉग में एक भी नहीं है, रेगुलर में 164 को है। और हम जामताड़ा में देखते हैं, जामताड़ा में तो उधर रेगुलर में कितना है, 52 वैकेंसी है और बैकलॉग एक भी नहीं है। और देवघर में देखते हैं तो टोटल हमारा 343 है रेगुलर में वैकेंसी और बैकलॉग में एक भी नहीं है। अगर हम गोड्डा में देखते हैं तो गोड्डा में हमारा रेगुलर में 46 को वैकेंसी है और हमारा इसमें एक भी नहीं है बैकलॉग में। अगर हम साहेबगंज में देखते हैं तो साहेबगंज में टोटल हमारा क्या है, 131 को रेगुलर वैकेंसी है और इसमें हमारा एक भी नहीं है बैकलॉग में। और देखिए, अगर हम साहेबगंज में देखते हैं तो साहेबगंज में रेगुलर में 131 को वैकेंसी है और इसमें बैकलॉग में एक भी नहीं है। अगर हम पश्चिम सिंहभूम में देखते हैं तो 322 हमारा रेगुलर वैकेंसी है और इसमें हमारा बैकलॉग में एक भी नहीं है। अगर हम सरायकेला खरसावा में देखते हैं तो टोटल हमारे रेगुलर में 305 वैकेंसी है और हमारे बैकलॉग में एक भी वैकेंसी नहीं है। अगर हम JPTC में देखते हैं टोटल हमारे रेगुलर में 10 वैकेंसी है और इसमें हमारा एक भी वैकेंसी नहीं। अगर हम रेल DNB में देखते हैं तो टोटल हमारा 244 को रेगुलर में है और 43 हमारा बैकलॉग में है। अगर हम JWFS में देखते हैं तो टोटल हमारा रेगुलर में 14 को है और 20 में एक भी नहीं है। अगर हम CTC में देखते हैं तो टोटल हमारा 52 रेगुलर में है और 20 हमारा बैकलॉग है। सॉरी, हमारा इसमें 20 JWFS में हमारा 14 रेगुलर में है और 20 हमारा बैकलॉग में है। अगर हम CTC में हमारा 52 रेगुलर है और 20 हमारा बैकलॉग है। अगर हम रेल JSR में बात करते हैं टोटल हमारा 254 रेगुलर में है और एक हमारा बैकलॉग है। अगर हम लोहरदगा में बात करते हैं टोटल हमारा रेगुलर में एक भी नहीं है, बैकलॉग 123 को है। अगर हम गढ़वा में बात करते हैं तो रेगुलर एक भी नहीं है, 4 हमारा बैकलॉग में है। टोटल अगर हम पाकुड़ में बात करें तो पाकुड़ में टोटल हमारा रेगुलर में एक भी नहीं है और हमारा बैकलॉग में 49 को है। अगर पूर्वी सिंहभूम में बात करते हैं तो पूर्वी सिंहभूम में रेगुलर में एक भी नहीं है और हमारा 288 बैकलॉग है। अगर JPA में बात करते हैं तो हमारा रेगुलर एक भी नहीं है और हमारा बैकलॉग में 6 गो हमारा सीट है। तो देखिए, हमारा रेगुलर वैकेंसी कितना है, हमारा 3799 रेगुलर वैकेंसी है और बैकलॉग हमारा कितना है, 1120। तो टोटल हमारा कितना सीट पर वैकेंसी है, 4919। तो टोटल हमारा इतने सीटों पर वैकेंसी निकली है। तो इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा, मतलब टोटल 4919 सीट पर वैकेंसी निकली है बैकलॉग और रेगुलर लेकर। अगर हम इसकी योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए। आपका मिनिमम आप मैट्रिक किए हो तब एलिजिबल है आप। आपका न्यूनतम उम्र, अगर एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम उम्र का 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र की बात करें तो देखिए, अनारक्षित जनरल एवं आर्थिक कमजोर EWS में 25 वर्ष है
अधिकतम उम्र अत्यंत ईबीसी में एवं पिछड़ा वर्ग बीसी में 27 वर्ष है। अगर महिला अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग में मैक्सिमम एज 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति एसटी और एससी में आप जो महिला और पुरुष है उनका मैक्सिमम उम्र 30 वर्ष है। तो मैक्सिमम उम्र इस हिसाब से देख लीजिएगा और मिनिमम का 18 वर्ष होना चाहिए। और आप मैट्रिक अगर पास है तो आप इसीलिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और एक और बात, अगर फिजिकल में आप देखिए, हम आगे बात करेंगे फिजिकल। अगर फिजिकल में भी आपका थोड़ा हाइट होना चाहिए और चेस्ट होना चाहिए जो दिया है, तो आप कह सकते हैं, तो पूरी तरह एलिजिबल है। तो देखिए पहले इसका हम प्रोसेस बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो आपका जो ये शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जो इसको फिजिकल टेस्ट बोलते हैं, वो होगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। देखिए ये दोनों एग्जाम होने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। तो पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप इन दोनों में पास होते हैं तो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए तो ये देखिए आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ही हमारा फिजिकल है। अगर आप फिजिकल में एलिजिबल है और मैट्रिक आप पास है और आपका मिनिमम उम्र 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो चीज़ दिया है वो देख लीजिएगा, तो आप पूरी तरह एलिजिबल है, इसको फॉर्म भर सकते हैं आप। तो देखिए जो हमारा कैटेगरी है अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए आपका न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अगर ईडब्ल्यूएस सॉरी मतलब ईबीसी और बीसी के लिए बात करें तो आपका जो न्यूनतम हाइट होना चाहिए पुरुष का वो 155 होना चाहिए और न्यूनतम जो सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो जो आपकी ये हमारा एसटी और एससी के लिए था, एसटी और एससी के लिए। तो ये जो हमारा जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो हमारा न्यूनतम 155 होना चाहिए और हमारा जो सीना का जो साइज होना चाहिए हमारा न्यूनतम 79 होना चाहिए। ये देखिए हमारा ईबीसी के लिए है, हमारा ईबीसी और बीसी के लिए है। तो ईबीसी बीसी के लिए हमारा जो हाइट होना चाहिए 60 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम और हमारा 81 सेंटीमीटर न्यूनतम हमारा सीना का साइज होना चाहिए। अगर महिला की बात करें तो महिला में हमारा देखिए हमारा 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मिनिमम और इसका माप नहीं दिया गया है। देखिए जो हमारा इम्पोर्टेंट नोट है इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दिया गया है सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी के सीना की माप नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। देखिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर आपको आंखें में कोई दिक्कत है आंख में तो आप मेडिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट कराने से पहले उसको डॉक्टर दिखा लीजिएगा। अगर आपका ठीक हो सकता है तो ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अगर देखिए हम दौड़ में बात करते हैं दौड़ का, तो देखिए पुरुष को जो है पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ना है और महिला के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ना है। अगर देखिए अगर हमारा लिखित परीक्षा की बात करते हैं, जो इसका जो हमारा पैटर्न है रिटन जी जो फिजिकल और हमारा मेडिकल टेस्ट होने के बाद अगर आप इन दोनों में पास होते हैं एलिजिबल है तो आपको ये रिटन एग्जाम लिया जाएगा। तो उसका पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट में सफल अभ्यर्थी को OMR जो आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों ही प्रश्न पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय प्रकार के होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का ही प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। देखिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा नेगेटिव मार्किंग पेपर रहेगा, अगर 1 गलत कीजिएगा क्वेश्चन तो उसमें 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो मतलब तुक्का जो मारिएगा बहुत कम मारिएगा और जिस पे कॉन्फिडेंस हो वही मारिएगा। अगर देखिए जो हमारा पेपर 1 है इसका अगर हम बात करते हैं सिलेबस का, तो जो हमारा है पेपर 1 हमारा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान पे होगा। तो देखिए इसमें दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुक, जो कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, फिर उड़िया में किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा से 10 बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, यानी परीक्षा कुल 300 नंबर की होगी। तो देखिए जो हमारा एक क्वेश्चन है हमारा 3 अंक का होगा और एक क्वेश्चन गलती करने पर हमारा 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए जो हमारा पहला पेपर होगा वो लैंग्वेज का पेपर होगा। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का जो भी लैंग्वेज चूज कीजिएगा उसमें से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो अपना जो भी लैंग्वेज अपना है उससे लेकर प्रिपेयर कीजिएगा, जिसको आप कंफर्टेबल हो जिसमें देने में, तो उसको लेकर आप प्रिपेयर कीजिएगा। अब देखिए, जो पेपर 1 जो है आप एग्ज़ाम दीजिएगा, उसका आपको न्यूनतम 30% अंक लाना है। 30% अंक आपको न्यूनतम पास होने के लिए इसका 30% अंक आपको लाना पड़ेगा इसमें, पेपर 1 में। और हम पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए, पेपर 2 में दिया है, इस प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। जो इस प्रश्न पत्र 2 भाग होंगे, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी, इसका 2 भाग होगा। 1 हिंदी भाषा संबंधित का जो पार्ट ए है उसका, तो हिंदी भाषा संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों की शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। भाग 2 में 25 पत्र प्रश्न सामान्य ज्ञान से, देखिए जो भाग 2 है उसमें जो है 25 जो हमारा प्रश्न है सामान्य ज्ञान से, तथा 25 प्रश्न जो न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी और परीक्षा का स्तर मैट्रिक लेवल का होगा। तो देखिए, जो हमारा जो पेपर 2 है उसका जो लेवल है मैट्रिक अंक का होने वाला है। और जो इसमें पार्ट 2 मतलब टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में जो 50 क्वेश्चन होंगे वो केवल हिंदी से आएंगे, मतलब हिंदी व्याकरण से होंगे। टोटल 50 रहेंगे क्वेश्चन। और पार्ट बी की बात करें तो जो इसमें 25 जो हमारा इसमें 25 होगा, ये हमारा सामान्य ज्ञान से आएगा। और जो 25 होगा ये हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी से होगा। तो टोटल हमारा पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होंगे, जो 25 हमारा सामान्य ज्ञान और 25 हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी से होंगे। सभी प्रश्नों की जो हमारी परीक्षा में बहुकल्पीय प्रकार होगी। एक प्रश्न 3 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत 1 अंक काट लिया जाएगा। देखिए, इसमें भी हमारा जो पेपर 2 होने वाला है इसमें भी हमारा नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 माइनस होगा, सही में से भी 1 आपका माइनस हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो जो पास होते हैं उनका सैलरी क्या होगा, तो चयनित उम्मीदवार की शुरुआती बेसिक पे 21,700 होगी। जो हमारा बेसिक पे है 21,700 रुपया होगी। बेसिक पे के अलावा हर महीने विभिन्न प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे, जैसे महंगाई भत्ता, फिर आपका जो ट्रैवल अलाउंस हो गया, यात्रा आदि। इन सभी आसान भाषा में समझे तो सभी भत्ते और बेसिक पे जोड़कर सैलरी की शुरुआत लगभग 31,000 से होगी। तो एम एस आपका सिर्फ 21,700 मिलेगा। अगर हम सभी अलाउंस जोड़े तो सबको मिलाकर आपको 31,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह होगी। इसके बाद सैलरी नियम अनुसार धीरे धीरे बढ़ते आपका इतना मतलब 69,100 रुपया प्लस भत्ता चला जाएगा। तो मान कर चलिए यहाँ पर जोड़ लीजिए तो 10,000, इसको मतलब 79,000 लगभग में आपका बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, अगर इसमें हम 10,000 भत्ता जोड़ते हैं तो। अगर देखिए हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, देखिए जो हमारा एप्लीकेशन का जो फीस है वो 100 रुपया है। देखिए, अगर हम यहाँ पर छूट की बात करते हैं तो दिया है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति ST, अनुसूचित जनजाति SC के लिए 50 रुपया है। और हमारा आवेदन देखिए बाकी सब के लिए 100 रुपया है। जो झारखंड राज्य के निवासी है उन जो ST SC है उनके 50 रुपया ही है। तो आप ये जो भुगतान किसी माध्यम से कर सकते हैं, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी माध्यम से इसका भुगतान कर सकते हैं। और जो होगा ये जो नॉन रिफंडेबल है, अगर आप एक बार अप्लाई कर दिए उसको अगर रिफ़ंड करना चाहे तो ये रिफ़ंड नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर देखिए हम डेट की बात करते हैं तो आवेदन जो स्टार्ट होने का जो शुरू होने का डेट है आज से मतलब 22 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। अगर आवेदन करने की अंतिम तिथि हमारा 21 फरवरी तक आवेदन हो सकेगा, 21 फरवरी तक चलेगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी तक रहेगा, मतलब आप 21 फरवरी तक अपना सारा डिटेल इसमें डाल सकते हैं और 23 फरवरी को आप हमारा जो फाइनल जो आपका फीस है वो जमा कर सकते हैं। अगर फोटो और हस्ताक्षर सिग्नेचर है उसको अपलोड करने तथा आवेदन पत्र को प्रिंट आउट निकालने की लास्ट तिथि 25 फरवरी तक रहेगा। मान लीजिए आप डिटेल डाल दीजिए, उसको डिटेल सबमिट कर दिए, उसके बाद फीस सबमिट कर दिए, तो जो आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड होता है तो उसमें जो आपको हस्ताक्षर और फोटो डालने का अंतिम तिथि 25 फरवरी तक रहेगा, उसका प्रिंट आउट निकालने का। आवेदन में संशोधन करेक्शन की तिथि 26 फरवरी से 28 फरवरी तक रहेगी। तो देखिए ऐसा मतलब डिटेल अच्छा से भरिएगा ताकि करेक्शन करने की दिक्कत ही न आए, वो अच्छा नहीं होता है। तो जो आपका सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल है वहीं सर्टिफिकेट के अनुसार ही वो एप्लीकेशन में सारे डिटेल डालिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल ID और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी तरह की गलती को सुधारा जा सकता है। तो इसीलिए जो आपका मोबाइल है, जो आपके पास एक्टिव मोबाइल है, और जन्म तिथि अपने सर्टिफिकेट के अनुसार डालिएगा और ईमेल जो आप यूज करते हैं हमेशा वहीं डालिएगा।
ताकि बाद में आपको यहाँ पर बदलने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि पहली बार आवेदन करते समय अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही दर्ज करें, क्योंकि आवेदन में संशोधन के वक्त इन प्रविष्टियों में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो भी डालिएगा सही सही डालिएगा। और देखकर देखिए, अगर हम यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर जो आपके पास है, फिर आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी, फिर हमारा सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आईडी प्रूफ जो भी आधार कार्ड वगैरह है आपके पास होना चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस पॉइंट पढ़े तो क्या दिया है, अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले जेएसएससी झारखंड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो देखिए, एक बार पूरा जिसका जो इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। जो नोटिफिकेशन का डाउनलोड करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक डाल लेंगे तो वहाँ पर जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी भी अपने पास रखें। सभी प्रमाण पत्र को ध्यानपूर्वक देख ले कि इन सभी में आपका नाम, पिता का नाम और अन्य विवरण सही हो। आवेदन अपने नाम की स्पेलिंग और जन्मतिथि वहीं लिखे जो 10वीं मैट्रिक सर्टिफिकेट में है। तो जो भी आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में है, आपके नाम का पिता का नाम वहीं डालना है फॉर्म में। अधूरे, अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप कुछ खाली छोड़ते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जांच लें। जो एक बार प्रीव्यू होता है, प्रीव्यू कर लीजिए। जब आप पूरा डिटेल भर लिए हैं उसके बाद एक बार ऊपर से नीचे देख लीजिए तो कोई आपका कोई गलत चीज़, कोई गलत नहीं है, डिटेल कोई गलत है तो उसको सुधार दीजिए। सुधार करने के बाद ही आपको सबमिट करना है। आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। तो जो भी आपका जो उसमें डालना है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो जो आपके पास हो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वहीं डालिए, ताकि बाद में अगर कोई इस जॉब से जुड़ी कोई नोटिफिकेशन है इस वैकेंसी से तो आपको सीधे प्राप्त हो। इसलिए आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वहीं डालें। आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर केवल अंतिम आवेदन को ही वैध माना जाएगा। तो मान लीजिए आप 2-3 आवेदन कर देते हैं, मान लीजिए गलत हो गया, कुछ क्षति हो गया, तो जो अंतिम आवेदन कीजिएगा वही माना जाएगा। आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदक पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले। तो जो भी उसका जो रिसिप्ट होता है हमारे पास, जो एप्लीकेशन का जो सबमिट करने के बाद जो आपके पास रिसिप्ट निकलता है वो उसको अपने पास रखना, ताकि बाद भविष्य में काम आ जाए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते या रिजल्ट देखने के लिए वो काम आ सकता है, तो इसीलिए सुरक्षित अपने पास उसको रख लेना है। थैंक यू।